Hello, everyone. A very good evening to all of you and warm welcome to the session. Very good evening, everyone. And today's topic is one of the most interesting topics. And I think most of you who have joined this particular batch, उनके मन में ये जरूर रहा होगा कि in this particular batch we are going to learn about the interview skills. So आज का जो टॉपिक है वो इंटरव्यू स्किल्स के बारे में है. और ये चैलेंज आप बहुत सारे लेवल्स पे फेस करते हैं. बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या बोलें क्या ना बोलें, जितने भी तरह के डाउट्स हैं आपके इंटरव्यू से संबंधित वो इस पर्टिकुलर सेशन में आपके सॉल्व होने वाले हैं. इसके लिए टाइटल ही डाल दिया है मैंने, क्या, इन्स एंड आउट्स ऑफ इंटरव्यूइंग. पूरा का पूरा अंदर बाहर सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. गुड इवनिंग एवरीवन. So how has been your experience of yesterday's session? In the last 5 sessions, we did a lot of brainstorming as far as content creation is concerned. And one of the important exercises, I think first of its kind experience for you as well. I hope so. शायद इस तरह के सेशंस आपको जिंदगी में पहली बार मिले हों, हाँ या ना? इसके पहले कभी कंटेंट क्रिएशन की कोई वर्कशॉप की थी आपने इस तरीके की, जहां इन तरह के 3 मेथड्स के जरिए इतनी सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग, इतने सारे एस्पेक्ट्स का डिस्कशन राइट हुआ हो? शायद नहीं किया होगा, जहां तक मुझे यकीन है. और उसका पूरा पर्पस यही था कि आपके दिमाग का विस्तार हो और ये भी समझ में आए कि भाई सोचना, समझना, जानना कभी खत्म नहीं होता. जो भी हम पॉइंट्स लेके आए वो पॉइंट्स वैलिड हों, वेल रिसर्च्ड हों, उनमें कहीं भी किसी तरह की बायसिंग नजर ना आए. राइट, दोज पॉइंट्स शुड नॉट रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ प्रीकंसीव्ड नोशन, व्हाट वी कॉल पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए. ठीक है. और बहुत इंटरेस्टिंग भी था, बहुत कुछ सीखने को मिला. चलिए, बहुत अच्छी बात. तो आइए अब शुरू करते हैं. आपसे ही सवाल पूछता हूं, इंटरव्यू में क्या चैलेंजेस रहते हैं आपके लिए? शुरू करने से पहले अपना ज्ञान मैं आपसे जानना चाहूंगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉरी, क्या हो गया गले को? हाँ जी. इफ आई कुड आस्क यू लाइक इफ यू आर सपोज टू डिफाइन इंटरव्यू प्रोसेस, हाउ डू यू डिफाइन दिस? व्हाट इज द इंटरव्यू, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड जीडी, एंड व्हाट्स द रीजन कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है? आपके क्या इनपुट्स हैं, पहले मैं जानना चाहता हूं. श्रीमित सिंह, आई नेवर हर्ड अबाउट इट. Anjali is saying to meet the life partner for the first time is also a kind of interview. Good evening, Pankaj. Yes, what is interview? Good evening everyone. Tell me, सवाल का जवाब. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. ईमानदारी से जो भी पूछूं वो बताना, क्योंकि आपके सवालों के ऊपर ही जवाब डिपेंड करेगा. आपको पता है कि मैं कहां से एग्जाम्पल लेके आता हूं आपको समझाने के लिए. सो इट्स ऑल अप टू यू. यू आर द एंकर ऑफ द प्रोसेस. अर्दीप कह रहे हैं स्किल्स को चेकआउट करने के लिए इंटरव्यू होता है. ओके साहब. तो अर्दीप, जो रिटन एग्जाम होते हैं, लाइक यू डू नो दैट इंटरव्यू इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ एनी सिलेक्शन प्रोसेस, last step of any selection process. You write your pre-exams, what we call prelims, you write mains exam, or you go through the written test, aptitude test, where your all kinds of managerial skill sets are already tested. Like how do you perform in a pressurized situation, your knowledge related to your aptitude, like जो भी क्वांटिटी एबिलिटीज हैं, वर्बल एबिलिटीज हैं, रीजनिंग एबिलिटीज हैं, ये सारी स्किल्स को टेस्ट कर लिया जाता है. नंदन, सवाल ये है कि इंटरव्यू को कैसे डिफाइन करोगे, क्या क्यों किया जाता है इंटरव्यू? जय हिंद विकास. A lot to know, lot to discuss. Interview is a kind of process that show any person's behavior and attitude. सर, आई एम केवीएस टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, थोड़ी केवीएस के इंटरव्यू के हिसाब से बता दीजिएगा प्लीज. नोज कैंडिडेट एंड देयर कैरेक्टर. गुड इवनिंग. पर्सनालिटी टेस्ट है. चलो आओ जरा ढूंढते हैं क्या है. A structured meeting between you and an employer. Interviewing is skill like riding your bike.
प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, 3 पॉइंट्स यहां पे मैंने डाले हुए हैं। अब जरा इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। अ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग बिटवीन यू एंड एन एम्प्लॉयर। अब ये एम्प्लॉयर को आप अलग अलग सेंस में भी ले सकते हैं भाई। इफ यू आर जॉब एस्पिरेंट, आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर वहां पे एम्प्लॉयर है। इफ यू आर गोइंग फॉर एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूट, राइट, सो जो आपको एडमिशन देने वाला वो आपको इंटरव्यू करने वाला है। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड मीटिंग, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या लिखी है कि स्किल लाइक राइडिंग योर बाइक, यानी एक बैलेंस बना के रखना आपको बहुत जरूरी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दैट यू आर द ड्राइवर ऑफ दिस प्रोसेस। यू आर द ड्राइवर ऑफ दिस प्रोसेस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इंटरव्यूई है, मैं थोड़ा सा इसमें हिंदी ज्यादा रखूंगा फॉर द ऑब्वियस पर्पस, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदी भाषी छात्र यहां पे जुड़े हुए हैं। तो जो लोग सिर्फ इंग्लिश चाहते हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, क्योंकि बाकी भाई बंधुओं को भी समझ में आनी चाहिए बात, फिर हम इंग्लिश पे आ ही जाएंगे। देखो, सबसे पहली जो कंफ्यूजन आपको होती है, आप डरे होते हैं इंटरव्यू के दौरान। स्कूल्स में वाइवा होता था, वहां भी डरे होते थे, पता नहीं क्या पूछने वाला है। ये डर आपको आगे तक देखने को मिलता है जब आप प्रोसेस में रहते हैं, राइट। आई इंटरव्यूड मोर देन 200 कैंडिडेट सो फार, अलग अलग तरह की लेवल के लिए। 130 प्लस तो मैंने प्रीमियर बी स्कूल्स एंड आईएम कॉल गेटर्स को इंटरव्यू किया है पैनल के साथ। ये आपके मॉक इंटरव्यूज के लिए एसबीआई पीओ एंड ऑल, ये बैंकिंग वाले तो बहुत, ये भी सारे बहुत सारे हुए जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आजकल तो फोन पे ही हुआ था शिवम के लिए, और शिवम के साथ आई थिंक 5-6 और लोग थे, उन सभी को मैंने फोन पे ही उन्हें गाइड किया था। तो इसमें यह आपको समझना जरूरी है दैट यू आर द ड्राइवर ऑफ द प्रोसेस। अपनी गाड़ी उधर लेके जाओ जिधर चलाना तुम्हें अच्छा आता हो। कभी किसी भी इंटरव्यू में कोई जवाब सिर्फ इसलिए मत दे दो कि इससे मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। सामने वाला लल्लू लाल नहीं है, उसको पता है तुम्हें देख करके, तुम्हारा बायोडेटा देख करके, तुम्हारा प्रोफाइल देख करके कि हु यू आर। द पर्सन इज अवेयर ऑफ दैट ऑलरेडी। बिकॉज ये सवाल बार बार यही बनता है ना, अभी जैसे हम हर सवाल पे भी आएंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ दिस एंड दैट। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या जो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला मामला है, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि सर उसमें हम क्या बोले। और मैं वही बात कहता हूं कि भाई तुम अगर सिर्फ यही बोल रहे हो कि मेरा नाम ये है, मैं यहां पैदा हुआ था, यहां पाया जाता हूं, तो ये सब तो ऑलरेडी तुम्हारे बायोडेटा में दिया हुआ है। देन व्हाई यू आर मेकिंग दैट पर्सन बोर्ड जो कि आपके सामने बैठा है। तो फिर सवाल आता है सर देन व्हाट शुड आई स्पीक, देन मैं फिर क्या ही बोलूं वहां पे। तो ये सारी जितनी आपकी दिक्कतें, उन सभी का जवाब आपको दिया जाएगा और इस पूरे प्रोसेस में हम निकालेंगे, चर्न आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि वहां पे आप जितने नेचुरल हो, जितने ऑनेस्ट हो, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप कोई भी एक फोर्स्ड इमेजरी देना चाह रहे हैं, आर यू नो यूजिंग सम फ्लावरी वर्ड्स, बिग वर्ड्स फॉर योर सेल्फ, आर इन आंसरिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, और फिर अगर उस जवाब से जो सवाल बनेगा, फॉलो अप क्वेश्चंस बनेंगे, आप अगर उसको आंसर नहीं कर पाए तो ये क्या है कि आप बैल मुझे मारा, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है फिर। और ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, खासतौर से जो नए नए कॉलेज पास आउट होते हैं या जिनको इन तरह की समझ नहीं होती, जो टेम्पलेट पढ़ के जाते हैं, गूगल से इंटरव्यू के क्वेश्चंस रट के जाते हैं कि ये वाली लाइन बोलनी है। क्योंकि ज्यादातर भारत में बच्चा जो है, आप देखो, कॉपी एंड पेस्ट का काम करता है। सीवी भी लिखने जाते हैं जैसे बच्चों में, अब तो खैर लैपटॉप और फोन से सब आ गए, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अभी भी पेनिट्रेशन बहुत लो है देश के अंदर। अगर हम देखें तो शायद देश के अंदर 10% के आसपास आपके लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन बेहतर है। बहुत सारे लोग अभी भी इन तरह की चीजों के लिए जाते हैं जो साइबर कैफे होता है, और हमारे करियर विल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं वो, तो वहां भी जाएंगे तो कैफे वाले भैया को बोलते हैं भैया सीवी बनानी है। अब भैया के पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव, वो उसी ऑब्जेक्टिव को सभी के ऊपर चिपकाए जा रहे हैं। बस तुमसे पूछ लेते हैं बेटा 10वीं में कितना था, 12वीं में कितना था, ग्रेजुएशन में कितना था, माता पिता का नाम बदल देंगे, तुम्हारा नाम बदल देंगे, उम्र का, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सब चीजें लगभग वैसे ही चली जाती है। तो वही प्रोसेस लोग सोचते हैं इंटरव्यू में भी होता है। कोई पूछे व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, तो बोल दो वहां पे पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें। ये भारी शब्द हैं, ये भारी शब्द हैं। आप जैसे ही इन शब्दों को उगलेंगे, सामने वाला इन्हीं से सवाल पूछ लेगा, आपके परफॉर्मेंस पे सवाल पूछ लेगा कि बेटा क्या आप अपनी 10वीं की पढ़ाई के साथ ईमानदार थे, आपका नंबर देख के तो नहीं लग रहा। तो कभी भी ये बड़े बड़ी जो हमारे बड़े बड़े शब्द हैं, फ्लावरी वर्ड्स हैं, उनसे बचें। और ये जरूर समझें, ये बॉटम लाइन जरूर समझें आप
कि आप जो भी कुछ जबान से निकाल रहे हैं फॉलो अप क्वेश्चन वहां से आ सकता है, और अगर फॉलो अप क्वेश्चन आया मतलब उस जवाब से जो सवाल निकले उस सवाल से आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बेहतर बातें निकल के आनी चाहिए। तुम्हें मैंने क्या कहा, यू आर द ड्राइवर ऑफ द प्रोसेस। ये साइकिल वाला पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है, राइडिंग योर बाइक वाइल यू आर राइडिंग योर बाइक। आप जहां चाहोगे वहां लेके जाओगे ना। इंटरव्यू यही है, आप जहां चाहो लेके चले जाओ। इंटरव्यू ऐसे ही थोड़े होता, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने जवाब दे दिया, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, जवाब दे दिया, व्हाट इज योर वीकनेस। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारे वीकनेस के ऊपर ही आधे घंटे बात हो जाए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात करवाना चाहते हो। लेकिन जब ये सब साइकोलॉजी पता होगी तब तो करा पाओगे, ठीक है। और मैं इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी, और मेरे ख्याल से शायद इमेज होगी बट अभी ढूंढना मुश्किल होगा। एक मूवी थी लेडीज वर्सेस रिकी बहल, और उस मूवी के अंदर आई थिंक 4 फीमेल कैरेक्टर्स थी और कॉन मैन थे रणबीर सिंह साहब। तो उस मूवी में कुछ ऐसा था कि अनुष्का शर्मा वाज अ सेल्स गर्ल एंड देयर वर 3 लेडीज। उसमें एक ऐसी लड़की है जो दिल्ली में एक बड़े बाप की बेटी है, जिसका रोल परिणीति चोपड़ा ने निभाया था, और जो बहुत खर्चीली है, बहुत पैसा है, बहुत फैंसी है। Then there was a girl who was from IIT and IIM, and she was a corporate executive, top level. And then there was a girl from middle class, और जो घरेलू लड़की होती वो उस तरह की एक लड़की थी। एंड ये जैसे ही तीनों उस मॉल में एंटर करती हैं, अनुष्का शर्मा तीनों को अलग अलग तरीके से टैकल करती है। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, और मैं बार बार इस लेसन्स का इस्तेमाल करता हूं। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मैंने इसका इस्तेमाल किया था, उनके प्रोफेसर्स के सामने इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर मेरा टॉक था। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिंपल फैक्ट, बिकॉज वेन एवर समवन आस्क्स यू इन एन इंटरव्यू दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या इस इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को कैन बी आस्क्ड इन 10 डिफरेंट वे, जो सब हम बात कर लेंगे अभी आगे। तो तुम्हारे पास वही रटा रटाया आंसर होता है अपने आप को बताने के लिए, और वो तुम 10 जगह वही सुनाते हो, और ये प्रॉब्लमैटिक है। तो उस कैरेक्टर में अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लेना, नेट पे आपको मिली जाएगी, यूट्यूब पे फिल्म देखा होगा तो आप शायद रिलेट भी कर पाओ। तो उसमें जो बड़े बाप की, दिल्ली के बड़े बाप मतलब अमीर बाप की बेटी है, खर्चीली है, उसको वो फैंसी आइटम खरीदवा देती है। जो कॉर्पोरेटेड एग्जीक्यूटिव है उससे कहती है कि अगली कॉर्पोरेट पार्टी में जब तुम पुरानी ग्लास में वाइन दोगी तो लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम कंजूस हो, तो उसको उस क्रॉकरी उस तरह वाले सेक्शन में लेके जाती है, वाइन ग्लास एंड ऑल। और ये वाली जो लड़की है जिसको दिखाया गया था, और सभी के अटायर भी अलग अलग थे। अब जो लखनऊ वाली लड़की है उसको सूट सलवार में दिखाया गया, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो है वो स्कर्ट में है, और ये फैंसी लड़की जो है दिल्ली वाली, ये फैंसी ड्रेस में है। उसको वो लेके जाती है क्रॉकरी वाले सेक्शन के अंदर, जो मिडिल क्लास सूट सलवार पहने हुए लड़की है, और उससे घर से जुड़े हुए, किचन से जुड़े हुए सामान दिखाती है। ऐसा नहीं होता कि उन तीनों को ये कहती है कि साहब देखो ये नया माल आया हुआ है, ये नया माल आया है और ये सब आपके लिए है। नहीं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर पार्टी। जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाओ डिटेल्ड रिसर्च होनी चाहिए। अभी आगे वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सीन डिस्कस किया मैंने इसलिए बता रहा हूं, आप उनकी रिक्वायरमेंट को समझिए, सबको वही मत बेचिए। बिकॉज इंटरव्यू इज अ प्रोसेस वेयर यू आर सेलिंग योर कैंडिडेचर। आप अपने कैंडिडेचर को बेच रहे हैं वहां पे। बिकॉज फॉर द सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल और फॉर द सेम काइंड ऑफ पोजिशन देयर वर 10, 50, 100 पीपल आउट देयर। और सपोज मान लो 10 जगह हैं और 100 लोग उसके इंटरव्यू के लिए गए हैं। अब इफ यू आर नॉट एबल टू कल्टिवेट अ डिफरेंट आइडेंटिटी आउट ऑफ द क्राउड, and you are not able to put forward this particular point that whatever requirement you have, I am fulfilling those requirements. I am a right match for your organization, for your position. तब तक वो आपको नहीं लेगा। तो आप अपना वही झुंझुना अगर हर जगह बजा के आ जाते हो, मेरा नाम ये है, यहां पैदा हुआ था, यहां पाया जाता हूं, तो सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको सुनने में। 30 सेकंड में बोर हो जाते हैं वो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और उन तीनों को वो सीन में बेच देती है। जब तीनों घर आती हैं तो परिणीति चोपड़ा का कैरेक्टर कहता है क्या बात है, इसमें जूसर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, पता नहीं क्या 6 in 1 है, 6 in 1 है इसमें, यानी 6 तरह के अलग अलग ऑपरेशन आप उसमें कर सकते हैं। तो
उसमें जो बाकी कैरेक्टर्स रहती हैं वो उसको एहसास कराती हैं, लेकिन तुम इनका करोगी क्या? तुम इनका करोगी क्या? तुम्हें तो कभी किचन में जाना नहीं है, तुम्हारे तो नौकर चाकर होते हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू डू? जैसे हमारे जब हम मॉल्स में जाते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमें बहुत सारा ऐसा सामान चिपका देते हैं जिसे हमें कोई जरूरत नहीं होती। अब आप घर में दो लोग रहते हैं, आप मॉल में जाओ, कहोगे साहब ये नमकीन के ना 5 पैकेट इतने दाम में है, मान लो वो 5 पैकेट 200 का है, तो कहेंगे ये 5 पैकेट आपको 150 में मिल रहा है। अब क्या तुम घर पे दुकान लगाने वाले हो या चाय बेचने वाले हो? इतने नमकीन का तुम क्या करने वाले हो? नमकीन कोई स्टेपल फूड तो है नहीं, लेकिन आप देखोगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ऐसे रखा होता है, एक साथ 5 पैकेट का बना के वो बैगेज आपको पकड़ा देंगे। तो वो उनका काम है, दे अंडरस्टैंड द साइकी। आप जरा देखें जहां पे आप बिलिंग करा रहे हो तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वहां कैसे सामान रखे होते हैं। बिलिंग वाली जगह पे भी चिपकाने की कोशिश की, तुमने 2-2,500 3,000 4,000 की शॉपिंग कर ली घूम के, उसके बाद जब बिलिंग करा रहे हो तो वहां कुछ सामान ऐसा जरूर रहेगा जहां तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, मम्मी ये वाला चॉकलेट ले लो है, या वहां पे वो रख देंगे, वो हैंकी रख दिया, कुछ इस तरह की चीजें कुछ रख दी कि तुम बिलिंग कराते कराते भी तुम्हारा 200-400 का जेब कट जाए। वहां पे तुम्हें जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, बट वो एक तरह से डिमांड को आर्टिफिशियली आपके मन में बिठाते हैं कि नहीं तुम्हें जरूरत है इसकी। समझ में आ गई बात? और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अनामिका करी सर थर्ड टॉपिक डिस्कस नहीं होगा? हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग रहा होगा ना, तो मैंने सोचा थोड़ा गियर बदल दूं। लग रहा होगा सर ज्ञान ही दे रहे हैं, ये क्या है, तो डिस्कस कर लेंगे हम, डोंट वरी। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के अंदर भूख पैदा हुई है। चलो अब यहां पे ध्यान दो, कर लेंगे डिस्कस उसे। इंटरव्यूइंग इज अ टू वे स्ट्रीट। मैं क्या करूंगा ना, ऐसे आपको 5-7 टॉपिक्स जो है कंटेंट क्रिएशन वाला जो हैंड आउट दूंगा वीकेंड में, मैं देखूंगा टाइप करा करके, तो उसमें मैं इस तरह के 5-7 टॉपिक जो हैं उनके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो लिख करके आपको दे दूंगा, सो दैट कि आप उस आधार पे सोच पाए। ठीक है, चलो। इंटरव्यूइंग इज अ टू वे स्ट्रीट। एम्प्लॉयर्स आर अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन इफ यू आर एन अप्रोप्रिएट फिट फॉर द जॉब एंड देयर कल्चर। यू डिसाइड इफ द एनवायरमेंट इज राइट फॉर यू। दोनों अपने अपने काम में लगे होते हैं। वही मैंने कहा कि आपको वो एनालिसिस की बहुत जरूरत है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूं। सपोज यू आर अ वेरी काबिल पर्सन, यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी, यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ, राइट, बहुत पढ़ाई लिखाई करी है आपने, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है आपने अपनी जिंदगी में, बहुत महान है आप, बहुत अच्छी बात है। बट आपके महानता के अंदर मान लो 10 पॉइंट्स हैं, 10 क्वालिटीज हैं बहुत अच्छी अच्छी। आपका यह काम है कि आउट ऑफ दोज 10 क्वालिटीज you are supposed to pick those 4, 5, 6 whatsoever जो कि उस सामने वाले को जरूरत है। तो जब आप ये करते हैं ना, जैसे वो कहता है प्लग करना, जहां जरूरत है वहां प्लग करो, तो उनकी आवश्यकताओं को समझो, उनकी नीड्स को समझो, उनकी रिक्वायरमेंट को समझो, और तुम्हारे आंसर्स जब तुम्हारी पर्सनैलिटी के, तुम्हारे स्किल्स की, तुम्हारे टैलेंट के, तुम्हारे नॉलेज के उस एस्पेक्ट को दिखाते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है, तब जाकर के तुम्हारा काम बनता है किसी भी इंटरव्यू में। गलतियां यहां पे क्या होती हैं उसको जरा समझते हैं। इंटरव्यूअर तो आपको असेस कर ही रहा है, वो असेस कर रहा है, आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट उसके सामने आ रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू असेस ईच वन ऑफ देम। बट आपसे गलती क्या होती है? जैसे मैं पूछूं, मान लो इंटरव्यू में पूछूं आपसे कि व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब? व्हाट विल बी योर आंसर? जो आंसर जनरली निकल के आता है, देयर इज अ सर, देयर इज अ सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट जॉब, देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट जॉब, यू नो। तो ये सिक्योरिटी टर्म निकल के आता है। या मान लो आईबीपीएस पीओ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए बच्चा क्लियर कर लिया, मैं मॉक इंटरव्यू पूछ कर रहा हूं उससे, और मैं पूछूं व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर? बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, यू आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग सेक्टर, हाउ वुड यू जस्टिफाई इट? आर यू डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड यू आर गोइंग फॉर अ बैंकिंग सेक्टर? तो अगर वो ये बोल दे कि सर बैंकिंग इज अ ग्रोइंग सेक्टर एंड दिस एंड दैट, एंड फिर वहां पे वो बात करे कि सर यहाँ पे मतलब ये जो है एक सिक्योरिटी वाली नौकरी है और इस तरह की बातें, तो इन सारे जवाब में वो क्या कह रहा है एक्चुअली? वो
उसकी बात कर रहा है जो उसको मिलने वाला है। उसको सैलरी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, है। तो ये वो सारी वो बातें कर रहा है जो उसे मिलने वाली है। और एक एम्प्लॉयर के तौर पे मेरे कान तरस रहे हैं इस बात को सुनने के लिए कि भाई अगर मैं तुम्हें यहां पे नौकरी देता हूं तो तुम्हें रखने से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होने वाला है। तो यानी जो सुनने में मैं इंटरेस्टेड हूं तुम तो वो बोल ही नहीं रहे, तुम तो कुछ और झुनझुना बजा रहे हो। तो ये कुछ बच्चे ये गलतियां करते हैं। कुछ बच्चे तो थोड़ा पढ़ लिख के आते हैं, समझ के आते हैं कि क्या जवाब देना है, वो डिस्कस करना शुरू करते हैं इसके बारे में कि भाई जैसे कहा कि सर बैंकिंग इज अ ग्रोइंग सेक्टर एंड आई थिंक आई कैन कंट्रीब्यूट टू दिस सेक्टर, दिस एंड दैट, इट्स अ बैकबोन इंडस्ट्री, ये वो। तो उनको पूछो कि बेटा बैंकों के हालात तो खराब हैं, आपके एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, बैंकों की हालत ऐसे खराब है कि बैंकों को सरकार को मर्ज करना पड़ रहा है, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये ग्रोइंग सेक्टर है, दिस दैट। फिर बेचारे वो चुप हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि क्या है, आप जो भी कुछ कहो उसकी तैयारी के साथ कहो, हवाबाजी बिल्कुल नहीं करो। आपको शायद मैंने वो बताया था ना, वो कैट वाला इंटरव्यू का केस, कुमकुम भाग्य केस स्टडी है। वो कन्या कहती है कि सर मैंने पूछा बेटा इफ रेपो रेट डिक्रीजेस व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट इट वुड हैव ओवर द इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, एंड शी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज देयर। इफ रेपो रेट डिक्रीजेस what kind of impact it would have over the inflation of the economy. So unless you have thorough understanding of this particular topic, you'll not be in the position to answer this. ये टिक करने वाला क्वेश्चन नहीं कि रात में रट के बैठे हो रेपो रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन घट जाता है कि बढ़ जाता है, ऐसा बच्चा तो कंफ्यूज रहता है। तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती, क्योंकि ये इंटरव्यू है, अंतर्दर्शन किया जाएगा। दिस इज गोइंग टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ योर कैंडिडेचर, कि तुम कितने गहरे, कितने सॉलिड आदमी हो, कि छिछले और हल्के आदमी हो, इसी की टेस्टिंग होती है। क्योंकि देखो मैंने क्यों पूछा कि ये तीसरा पड़ाव है, टेस्ट करने के बाद भी, रिटन टेस्ट के बाद भी उनकी आत्मा क्यों नहीं संतुष्ट होती है? क्योंकि टेस्ट लिखना और उसको पास कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कोई भी समझदार आदमी जिसको अप्रोच का पता लग गया, टॉपिक्स का पता है, सब्जेक्ट मैटर पता, वो अच्छे से पढ़ाई करके निकाल ही लेगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। But if you are going for any managerial position or any position where you are supposed to take decisions, वहां पे इंटरव्यूज रखने ही रखने हैं उनको। मैं अपना ही केस आपको बताता हूं। केस कैट 15 का जो मेरे एक स्टूडेंट टॉपर थे, नाम था उनका तनुज मित्तल। आपको क्योंकि नाम जो है 100% टाइलर्स के आते हैं तो आपको वो देखने को मिल भी जाएगा नेट पे। तनुज मित्तल गॉट 100% टाइल, but still he could not convert I am Ahmedabad, I am Bangalore. He could not convert these two calls. उसको आई एम लखनऊ में एडमिशन मिला। तो कहने का यह मतलब नहीं है, मतलब आईएम्स ऐसे नहीं है, क्योंकि ए और बी को डेफिनेटली बेहतर माना जाता है। तो कॉल्स भी वहां से आई थी, वो इंटरव्यू देने भी गए, कन्वर्ट नहीं हुआ, उनको एडमिशन नहीं दिया ए और बी ने। जबकि देश में अगर सपोज 2 लाख बच्चों ने उस साल लिखा होगा, 2.25 लाख, तो उनमें वो 100% टाइलर हैं। और 100% टाइलर जो होते हैं वो उनके नंबर ज्यादा होते हैं। आप अगर कैट का रिजल्ट देखते हैं और समझते हैं तो कई बार 10, 12, 13, 14 लोग 100% टाइल में आ जाते हैं। यानी जितने लोगों ने पेपर दिया है उसमें से सबसे टॉप लेवल पे वो 12-14 दिमाग हैं। यानी 2.25 लाख लोगों ने पेपर लिखा, वो 10 लोग, 12 लोग, 14 लोग जिनको 100% टाइल दिया गया है, वो टॉप पे हैं। उनको भी ए और बी एडमिशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जीडी रखते हैं, ग्रुप एक्सरसाइजेज रखते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज रखते हैं। जैसे कल मैंने आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कराई थी, तो तुम 10वीं में अच्छे रहे, 12वीं में अच्छे रहे, मैथ्स में कमांड अच्छा रहा, तुम आईआईटी में पहुंच गए या डीटीयू में पहुंच गए, इंजीनियरिंग कर ली तुमने, फिर तुमने कैट की प्रिपरेशन शुरू करी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अगर अच्छी रही है बचपन से, घर में उस तरह का माहौल रहा है, तो अंग्रेजी भी पढ़ते रहे हो, रीडिंग स्किल्स अच्छी रही, तो पेपर क्लियर करना इज नॉट अ बिग डील। यू आर ऑलरेडी एन आईआईटी एन आर यू आर गेटिंग द एडमिशन इन डीटीयू। क्वांट में तुम्हारा अच्छा कमांड है, आईटी की तैयारी में तुमने बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ी है, तो तुम निकाल लोगे। एग्जाम निकालना इज नॉट अ बिग डील। बट वो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे दिमाग को चूज कर रहे हैं जिनको फ्यूचर मैनेजर्स बनना है। तो समवन हु डज नॉट हैव अ माइंड सेट विच इज ऑल एनकम्पसिंग, जो हर तरह के एस्पेक्ट को और पर्सपेक्टिव को अपने दिमाग में रख सकता है, जो एक तरह से वेल इन्फॉर्म्ड है, दो देश में हो रहा है या आसपास हो रहा है, ऐसा आदमी को नहीं लिया जा सकता। फिर एक तरह के बेंट ऑफ माइंड के लोगों को भाई आप रिसर्च कर लीजिए, आरएनडी में चले जाइए, देश में बहुत जरूरत है,
पीएचडीज बहुत कम है देश में काम के, तो आप उसके लिए शायद बेहतर हो सकते हैं, बट मैनेजरियल प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। दैट्स द रीजन कि वो इतने प्रोसेस से आपको गुजारते हैं। एशिया का टफेस्ट एग्जाम है कैट, और उसके बावजूद एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाए, एशिया का टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन उसके बावजूद उनको संतोष नहीं होता और वो आपको इन प्रोसेसेस के जरिए निकालते हैं। आंसर्स लिखाए जाते हैं आपसे, फॉर्म भरना पड़ता है आपको बहुत सारा, तो उनमें कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ये प्रोसेस है। अब आओ, सो एम्प्लॉयर्स आर अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन इफ यू आर एन अप्रोप्रिएट फिट फॉर द जॉब एंड देयर कल्चर, और आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए सही है या नहीं है। भाई आप वहां पे गए हैं तो जाहिर तौर पे इस उम्मीद के साथ गए हैं कि हाँ मुझे ये जगह चाहिए। और एक छोटी सी बात और ध्यान में रखना, इंटरव्यू का मतलब क्या है। अगर तुम्हें इंटरव्यू कॉल आई है, मतलब ये है कि सामने वाली पार्टी तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, तो डरना नहीं है इंटरव्यू कॉल पे। इंटरव्यू कॉल का मतलब, इंटरव्यू इज द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस तो पहले वाले थे, तुमको प्री में बाहर कर देते, तुम प्री क्लियर नहीं हुआ बाहर कर दिया, मेंस क्लियर नहीं हुआ तो मेंस तो लिखोगे ही नहीं तुम। तो अगर प्री और मेंस के बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, या मान लो आपने पढ़ाई लिखाई कर ली और आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉल कर रहा है आने के लिए, का मतलब कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, तो वहां नर्वस होके जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां जितने नेचुरल हो गए, जितने शांत हो गए, जितने काम एंड कंपोज्ड हो गए, इस बात को रखते हो कि कुछ तो है मेरे अंदर यार, आई हैव सम मेटल विद इन माई सेल्फ, दैट्स वाई आई गॉट दिस कॉल, दैट्स द रीजन आई गॉट दिस कॉल, एंड नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस कॉल just by being honest, just by being strategic, that what I'm going to tell in the answer of that particular question, वो मेरी पर्सनालिटी की कुछ और खूबसूरत बात निकालने का एक जरिया बनना चाहिए। ऐसा कुछ मुंह से ना निकाल दूं जिससे बनने वाले सवाल में मैं खुद ही अटक जाऊं और फिर लगे कि यार क्यों ही बोला मैंने ये, काश ये धरती फट जाती, मैं इसी में समा जाता। चले साहब, अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। देखो अब ये कोविड टाइम्स में तो बहुत सारी चीजों का नॉर्म बदल गया, और तो वही ये फोन यूज्ड एज एन इनिशियल स्क्रीन ऑफ कैंडिडेट्स और टू नैरो द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। अब ये टेक्नोलॉजी के साथ बहुत डेवलप हुआ है। अब तो शायद मैं उतनी बात नहीं करता क्योंकि एसएससी में कहीं है ही नहीं है इंटरव्यू, तो डिसीजन मेकिंग प्रोफाइल के लिए जाते नहीं है, नीचे वाले पोजीशंस के लिए जाते हैं। और बैंकिंग वाले बच्चों की क्लासेस में मैं इन सब चीजों की बात करता हूं डेफिनेटली, क्योंकि उनको बीच बीच में इनपुट मिलता रहे। पहले इस तरह का बैच तो आया नहीं था, ये मेरा पहला बैच है इस लिहाज से। तो देखो, जो एचआर ट्रेंड्स चेंज हुए हैं दुनिया भर में, उनमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बुलाएगा, आपका टाइम खराब करे, अपना टाइम खराब करे। कई बार स्कैनिंग बहुत पहले लेवल पे ही हो जाती है, एंड सोशल मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू, पता आपको पता नहीं बोला मैंने, सोशल मीडिया पे जैसी आपकी प्रोफाइल है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आजकल। ध्यान रखिए इस बात का। अच्छी कंपनियां हमेशा आपकी प्रोफाइल सबसे पहले स्कैन करती हैं। अब अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे कचरा है, बस कोई भी दोस्त आपको टैग कर देता है अपनी कॉफी पीते हुए या बाइक पे घूमते हुए स्टंटबाजी करते हुए फोटो, या इस पिक्चर को 10 बार प्रणाम करिए, आपकी जिंदगी में ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फीलिंग हैप्पी विथ 35 पीपल, और आप भी उसमें टैग्ड हैं, फीलिंग सैड विथ 35 पीपल। ये सब कचरा खत्म करना पड़ेगा। या तुम गाली गलौज पे उतर आते हो, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है, कनेक्टेड रहते हैं तो दिख ही जाता है ना प्रोफाइल, कि किसी पोस्ट के ऊपर नीचे गाली गलौज चल रही है। क्लास में तो बहुत अच्छे थे आप, लेकिन मैं अब आपके एक और एस्पेक्ट को वहां देख लिया मैंने। तो आज का समय बहुत खतरनाक है, आप लगातार स्क्रूटनाइज हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि आपकी ऊपर किस किस की नजर है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। सोशल मीडिया जो पिछले 10 साल में जो चेंज हुआ है, इसने पूरा रिक्रूटमेंट वर्ल्ड बदल दिया है एकदम। जो अच्छी जॉब्स है, मैं उन नौकरियों की बात नहीं कर रहा 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो उसमें तो क्या ही है। लेकिन जो एक अच्छी प्रोफाइल्स हैं, मैं वो सेल्स और मार्केटिंग की और टीम लीडर बनने की और उनकी बात नहीं कर रहा मैं, कि उसी में आप चौड़े हैं, उतनी सी सीमित जिंदगी है। मैं सभी को चाहता हूं कि आपका पोटेंशियल बेहतर हो, और वो बिल्कुल पॉसिबल है। आज के समय में वो सबसे ज्यादा पॉसिबल है।
आप लगातार सुन रहे हैं कि दुनिया की जितनी टॉप कंपनियां हैं, दे आर नॉट वेरी मच इनटू डिग्रीज, दैट व्हाट काइंड ऑफ डिग्री यू हैव, दैट टाइम हैज गॉन। बहुत ज्यादा वो डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं है। डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिग्री के साथ साथ काबिल होना बहुत जरूरी है। डिग्री नहीं भी है, यू आर अ ड्रॉप आउट, लेकिन आप काबिल हैं, आप मोस्ट वेलकम है आपका। तो करेंटली द ग्लोबल इकोनॉमी इज बीइंग एक्चुअली ड्रिवन बाय स्किल्स, टैलेंट, नॉलेज इकोनॉमी, व्हाट वी कॉल। मेन काम पे फोकस हो गया है अब, नाटकबाजी पे फोकस कम है। प्रोसेस, प्रोसीजर, वो जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक जो साइकिल्स होती है उन पे कम फोकस है। आप नीचे रहते हुए भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत लीनियंट हो गया। अब आप देखो, जब मार्क जकरबर्ग आ रहे हैं, या सुंदर पिचाई को देखें, आप सत्या नडेला को देखें, तो क्या वो ब्लैक शूट में आते हैं, पूरा सूटेड बूटेड, ये वो सब ऐसा होता है क्या? नहीं, नॉर्मल कपड़ों में ही होते हैं। वो नॉर्मल कपड़ों पे होते हैं। फोकस है काम के ऊपर। ये नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब ड्रामेबाजी नीचे वाले लोगों के लिए रखी जाती। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शिफ्ट आ रहा है उसको आप समझिए। आपके इंटरव्यू में भी वो चीजें टेस्ट की जाती हैं और इंटरव्यू से पहले ये सारी स्कैनिंग है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, आप में से कितने सारे लोग लिंक्डइन पे हैं, तो शायद आप नहीं होंगे। लिंक्डइन पे कम लोग होंगे। मेरे लिंक्डइन पे भी आई थिंक 9700 से ज्यादा फॉलोवर है, 9700 प्लस हैं। And I was on LinkedIn back in 2012 because I was into corporate training and these kinds of assignments. मैं वहां पे वहां पे उस समय से हूं मैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं, जहां दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। दुनिया भर के टॉप कंपनीज के CXO, जिन्हें एक्स में कुछ भी भर लो आप, CEO भर लो, CFO भर लो, CTO भर लो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके आर्टिकल्स होते हैं। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है इन तरह के टॉपिक्स के ऊपर, जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है। ऐसे ग्रुप में आप एनरोल हो सकते थे। मैंने उसी टाइम पे ब्लॉग लिखा था, जो आपको ब्लॉग लिखा था वो मेरे लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है, मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे अवेलेबल है। तो ये जरूरी है कि भाई आपको कहां रहना है और कैसे रहना है। तो इस बात को समझिए जरूर, भेड़ चाल का हिस्सा मत बन जाइए। पूरी दुनिया को कम लोग ऑपरेट करते हैं, ज्यादातर लोग ऑपरेटेड हैं। ऑपरेटर्स कम हैं, ऑपरेटेड लोग ज्यादा हैं। तो तुम उस भीड़ का भेड़ मत बन जाओ, समझो हर एक चीज को। तो वही यहां पे लिखा है, ये स्कैनिंग का प्रोसेस है, पहले ही स्क्रीनिंग हो जाती है। इनिशियल स्क्रीन ऑफ कैंडिडेट्स आर टू नैरो द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। फिर बारी आती है 1-on-1 की। मोस्ट कॉमन इंटरव्यू स्टाइल एंड इनकॉर्पोरेट्स यू विद द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। तो भाई फोन पे बात हो गई, अब बात से पता लग जाता है कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे सेंटेंसेस बोल रहे हो। तुम्हारी अभी जो सारी बातें हमने सीखी हैं, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, वोकल इंटोनेशन, एनर्जी, वॉइस मॉड्यूलेशन, द काइंड ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस यू आर यूजिंग इन दैट कॉन्वर्सेशन, in that particular telephonic call, how you are greeting, your voice is nervous or you are confident. All these kinds of things can be judged easily just on a telephone call in 2 to 3 minutes. So if you are able to crack that particular call, then the next step would come and then the person would invite you for one-on-one interaction. तो ये common interview type है, one-on-one. अगला है panel or group, allows many individuals to interview at once. तो अब देखो, जॉब इंटरव्यूज के लिए कई बार ऐसा होता है कि भाई 1-on-1 है, लेकिन वहीं पे आप अगर देखते हैं जो इंटरव्यू जिस तरह के होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के हैं, यूपीएससी के इंटरव्यूज, तो आपने देखते हैं पैनल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। आप देखो इसी तरीके से बैंकिंग में भी पैनल बैठ सकता है, 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं। तो ये नंबर्स जो हैं ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो पैनल या ग्रुप कई बार इंटरव्यू करता है। जैसे मेरे भी कैट वाले इंटरव्यूज में जनरली पैनल हुआ करता था, 2 लोग कम से कम होते थे, मिनिमम 2 पीपल। तो मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं ऐसे ही। देयर वाज अ स्टूडेंट, शी डिड बीबीए एंड बीबीए के बाद जो था उसने इंटरनेशनल रिलेशंस में जेएनयू से, एसबीआई में 5 लोगों का पैनल था ना, हाँ। तो वो नंबर्स वही मैं कह रहा हूं, वो सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकता है। जरा इस केस स्टडी को सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैनल क्या काम करता है, उस बात को समझोगे आप।
नहीं तो आपको लग सकता है यार एक आदमी इंटरव्यू कर रहा है, 5 कर रहे हैं, क्या मतलब है? अभी उस इसीलिए इस बात को समझा रहा हूं। तो कैट का मॉक इंटरव्यू चल रहा था, यही फरवरी का महीना था, शायद फरवरी या मार्च का। तो मैं उस गर्ल कैंडिडेट की प्रोफाइल आपको बता रहा हूं। तो शी डिड बीबीए एंड आफ्टर दैट शी डिड मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम जेएनयू। एंड उसने टर्की में भी एक पेपर प्रेजेंट करके वो आई थी। उसके बाद उसने कैट का एग्जाम लिखा था, और कैट में भी उसके आई थिंक 98 पॉइंट सम परसेंटाइल थे। और उसका आईएम शिलोंग का इंटरव्यू हो चुका था, और मैं मेरे ख्याल से उसका इंटरव्यू आईआईएफटी के लिए कर रहा था, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। दिल्ली और कोलकाता में कैंपस है, आईआईएफटी 2 ही कैंपस है देश में, और टॉप लेवल में आता है ये। तो उसका अगला इंटरव्यू था, और उसके लिए हम मॉक इंटरव्यू कर रहे थे। तो मेरे साथ एक और सर बैठे हुए थे। तो और क्या होता है कि जैसे कमरे बने हुए हैं, कैमरे भी लगे होते हैं, तो जो कॉरिडोर था वो कन्या पहले से ही टहल रही थी, और हमें जो ग्लास पार्टीशन है उससे वो नजर भी आ रही थी। तो जैसे ही उसका नंबर आया, वो आ गई और आकर के चेयर पे बैठ गई और हमें देखने लग गई। आंखें उसकी थोड़ी सूजी हुई थी, और बाल आई थिंक शॉर्ट हेयर थे उसके। और तो खैर सबसे पहला मेरा सवाल उससे यही था, मैडम इज एवरीथिंग ऑल राइट? फिर उसने कहा यस सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? एंड देन आई सेड, यू डिडंट आस्क फॉर द परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम, you didn't greet us, you didn't ask before sitting on this chair, so I am a bit worried, that's why I wanted to know that is everything all right. और तब उस लड़की को जैसे झटका लगा, कुर्सी से खड़ी हुई, कमरे के बाहर गई, राइट, और बाहर जाकर के फिर दरवाजे पे खड़े होकर के उसने पूरा वो प्रोसेस, मे आई कम इन सर, और ये वो तब उसने किया, और तब जाकर के वो चेयर पे बैठी। उसके बाद वी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, दिस दैट। उसमें 4 5 6 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, वो सब हमें टेस्ट करना होता है। तो उस प्रक्रिया के दौरान मतलब मैंने आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस पे अच्छे सवाल पूछे। उस समय दुनिया भर के जो समीकरण बदल रहे थे, सीरिया में एक तरह से मिनी वर्ल्ड वॉर ही चल रहा था, उसको लेकर के अभी मुझे एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे हैं, 5 साल पुरानी बात हो गई। बट मैं सिंपल जो पॉइंट बताना चाहता हूं ये कि वॉट एवर क्वेश्चंस आई आस्क्ड, दोस क्वेश्चंस वर ट्रिकी, having lot of geopolitical understanding, and she was absolutely phenomenal in answering those questions, right? And when जो मेरे co-panelists थे उन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें जो सामने कैंडिडेट बैठा है पहले उसको कहते हैं कि भैया तुम सेल्फ असेसमेंट करो। तो मान लो 5 से 6 पॉइंट हैं, और तुमने उन पॉइंट्स में तुम्हें अपने आप को असेस करना है। जैसे वाई एमबीए एक बहुत बेसिक सवाल होता है, क्यों करना है वो, राइट। इस तरह से 4 5 सवाल थे, और 5 नंबर में अपने आप को उसे असेस करना था। एंड शी वॉज प्रिटी कंजर्वेटिव इन स्कोरिंग हर सेल्फ। उसने अपने आप को 3 3.5 इस तरह से नंबर दिए। अब आप देखो लड़की कितनी बड़ी अचीवर है, बीबीए से निकल के आई, फिर जेएनयू में एडमिशन मिलना, आईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया, टर्की में पेपर प्रेजेंट करके आई, कैट का एग्जाम लिखा, आईएफटी का एग्जाम लिखा, इतने खतरनाक परसेंटाइल थे, इंटरव्यूज ऑलरेडी दे के आ रही है, एंड शी इज सो हम्बल। जबकि उसे भी पता ही है भाई आंसर दिया है उसने, तो आपको तो अंदर अंदर पता ही होता है कि क्या किया है आपने। बट शी वॉज प्रीटी कंजर्वेटिव। फिर जब हमने उसको फीडबैक दिया तो मैंने नंबर उसको बढ़ा के दिए, और 4 4.5 इस तरह के आसपास मैंने स्कोर किया। और मैंने कहा मैडम आप में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बॉडी लैंग्वेज की। हम इंटरव्यू कर रहे थे, आप टहल रही थी बाहर, तो भी आप ऑब्जर्व करी जा रही। कैमरे आजकल हर जगह लगे, सुल्तान मूवी में देखा ना तुमने। अलर्ट रहो, हर जगह अलर्ट रहो। मैं कहा आप दिख रहे थे उस तरह से, फिर जब आप कमरे में आए तो भी आप खोए खोए लग रहे थे, आप खोए खोए लग रहे थे। आपने कुछ पूछा नहीं, पता नहीं क्या रहा होगा कुछ, और बाद में बातचीत में पता लगा कि देर वॉज सम फैमिलियल प्रॉब्लम। शायद उसके मदर फादर अलग हो गए थे जब शी वॉज इन 12th। तो मतलब कुछ फैमिलियल कारण था, परिवार से संबंधित कुछ पारिवारिक मुद्दों की वजह से वो थोड़ा सा, जो जिसको कहते हैं ना कि हैफजर्ड सी लग रही थी, ब्लैंक लग रही थी, एब्सकॉन्ड माइंडेड जिसे कहते हैं, खोई खोई सी। मैंने कहा और कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आप सिर्फ मुझे देख के आंसर कर रही थी, बगल में सर को आपने देखा भी नहीं 2 मिनट।
और जब सर सवाल पूछ रहे हैं तो आप मुझे नहीं देख रही हैं। दीज आर द ओनली टू थिंग्स जिसका आपने ध्यान रखना है। बाकी आप बहुत फैंटास्टिक कैंडिडेट हो, राइट। अब पता नहीं बेचारी कहाँ है, हर बार तो ऐसा मौका मिल नहीं पाता कि आप कनेक्टेड रहें। वो मुझसे पढ़ाई नहीं की थी, वो मेरे बैचेस में नहीं थी, बट टाइम इंस्टीट्यूट में थी वो, और इंटरव्यू में मुझसे मुलाकात हुई थी उसकी। कई बार बच्चे सिर्फ इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करते हैं, तो ये मामला था। और आपको बताऊं, मैं जब व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम हर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, उसका चेहरा हर फेस वाज एब्सोल्युटली लिट अप, एब्सोल्युटली। मतलब वो उसके चेहरे से, उसकी पर्सनालिटी से दिख रहा था, शी इज एन ऑनेस्ट इनोसेंट गर्ल हु इज प्रिटी इफेक्टिव इन हर ओन जोन। तो वो दिख गया, तो सामने वाला की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, एडमिशन देना वो जरूर देगी। मैंने कहा, यू आर सच अ फैंटास्टिक पर्सनैलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम नशे में हो, यू आर ड्रंक, दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन यू लीव, कि भाई तुमने रात में कुछ नशा किया था और हैंगओवर सुबह उतरा नहीं है। 9 बजे इंटरव्यू की कॉल थी, तुम्हारी आंखें चढ़ी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं। बाकी हम फॉर्मल्स में आने के लिए कहते हैं, तो फॉर्मल्स के नाम पे आई थिंक शूज फिर भी उसके थोड़े इनफॉर्मल थे, बस उसने शर्ट डाल के ऊपर से एक ब्लैक कोट डाल लिया था। तो ये सारी चीजों का वहां पे रोल होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कई बार आप बहुत काबिल हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपका काम खराब कर देती है। तो हम कहां पे थे? वन ऑन वन में। ये वन ऑन वन इसीलिए किया जाता है क्योंकि अब फोन पे देखो, फोन पे आपकी वॉइस की डायनेमिक्स हम समझ सकते हैं, आप किस तरह की पर्सनालिटी टाइप है वो समझ सकते हैं, लेकिन आप वहां फेक भी कर सकते हो। आप वहां फेक कर सकते हो। जो जो हमारे कॉल वो होते हैं ना, कॉल सेंटर वाले, देखो उनकी तैयारी कैसे होती है। कोई कुछ भी बोले, उनका एक ही टोन है, उनकी ट्रेनिंग उन्हें वैसे ही बात करनी है। तो दैट इज इसीलिए वो अगला स्टेप है कि भाई अच्छा उस लायक हो तो फिर चलो अगले के लिए बुलाते हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें आपकी टेस्ट हो जाती हैं। पैनल और ग्रुप, इसका कारण आपको समझ में आ गया कि जब आप एक सवाल का जवाब दे रहे होते हैं तो बाकी के पैनल भी आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए बहुत सारे एरियाज में आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे जब मेरा पैनल बड़ा होता था तो मैं खासतौर से साइकोलॉजी से जुड़े हुए सवाल के लिए मैं रखा जाता था, जहां पे मैं फंसाता था, मैं एथिकल डिलेमाज में फंसाता था, इस तरह के, राइट। नहीं तो सारा तो पूछ ही रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछ रहे, मैकेनिकल भी पूछ रहे, सीएससी पूछ रहे, सर्टेन क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन है उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फंसाया जाता था। इकोनॉमी में, देश में जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस समय जेएनयू का मुद्दा उठा हुआ था, उन पर बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो ये सब तो पूछे ही जाते थे, लेकिन खास तौर से जहां पे उसकी डिसीजन मेकिंग, तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, उसकी प्रोफाइल को पढ़ना, फिर उसे फंसाने वाले सवाल पूछना, फिर उसकी पर्सनालिटी टाइप को जज करना, ये जिम्मेदारी मेरी होती थी। अगर पैनल बड़ा है तो 3-4 लोग हैं तो कहने का मतलब कि बड़े पैनल का काम यह होता है कि आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स को वो जज करते हैं। और जब आप एक सवाल का जवाब दे रहे हैं जो एक पैनलिस्ट ने पूछा है, तो जब आप उसका जवाब देना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप शुरुआत करेंगे उस इंसान का फेस देख करके, उनकी आंखों में आई कांटेक्ट करके जिसने सवाल पूछा है, लेकिन उसके बाद आपका आई कांटेक्ट बाकी के पैनल के साथ भी होना चाहिए, चाहे वो 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जो भी हैं। वैसे 5 से ज्यादा बड़ा तो कम ही देखने को मिलता है, मैक्सिमम 5 देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको ये लगे कि ये आप सभी को एड्रेस कर रहे हैं उस समय। ये हम जीडी में भी देखेंगे अभी इंटरव्यू के बाद, कि कई बार होता है जीडी में एक बच्चे ने तुम्हें छेड़ दिया, अब तुम पूरी लड़ाई उसी के साथ आंखों में आंखें देख के करते हो, बाकी के जो 8 लोग बैठे हैं तुम उसे भूल जाते हो। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि वो आपकी अच्छी स्किल्स की तरफ इशारा नहीं कर रहा, इसका मतलब कि कोई भी आपको आसानी से प्रोवोक कर सकता है और वो आपको इंगेज कर सकता है। जबकि अगर आप सबको देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका कमान आपके पास है, आप इतने हल्के नहीं कि कोई भी आपको इंगेज कर दे और आपको परेशान कर दे। बहुत बोलना पड़ता है इन सब चीजों में भाई। अगला है मील, यूज टू सी हाउ यू इंटरैक्ट और फंक्शन इन अ सोशल सेटिंग। Second, our on-site interview. This allows one to get a tour of the facility, meet the staff, and additional questioning from different employees and our administration. तो ये भी होता है, ये कल्चर का पार्ट है मील, राइट। वो इसीलिए इसको हम टेबल एटिकेट्स कहते हैं, वो भी वहां पे देखी जाती हैं, सिखाई जाती हैं। मतलब सिखाई क्या जाती हैं, टेस्ट की जाती हैं। मैं यहाँ पे बात जरूर कर लूंगा उन एटिकेट्स की आपके साथ। और अगला है ऑन साइट इंटरव्यू, कि आपको वहां पे बुलाया जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई और आपके कैंपस में से, आप में से कुछ लोगों को चूज करके ले गए, वो पूरा प्रोसेस अपना किया, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया,
HR इंटरव्यू, दिस एंड दैट, और उसके बाद फिर कॉल आती है ऑन साइट इंटरव्यू के लिए। तो वहां पे मान लो आप इंजीनियर हो तो आपको ऑन साइट ले जा करके आपके टेक्निकल स्किल्स को वो टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि आप कितने काम के लायक हैं। तो ऑन साइट इंटरव्यू, तो ये अलग अलग तरह के हमारे इंटरव्यूज के टाइप्स। अगला है प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। क्या क्या तैयारी तुम्हें करके जानी होती है? रिसर्च पोजीशन, कंपनी एंड इंडस्ट्री, तीनों बातें एकदम साफ साफ दिमाग में रखो। पोजीशन, कंपनी एंड इंडस्ट्री, तुम किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, राइट? कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और वो कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी आपकी क्लास से जस्ट पहले मैं न्यूज देख रहा था, फोर्ड कंपनी जो है वो भारत से अपने जाने का इंतजाम वो कर चुकी है, फोर्ड जो है। तो अब ये इट कुड बी अ क्लासिक केस स्टडी कि भाई हेनरी फोर्ड 100 साल से पुरानी कंपनी है, इतनी खतरनाक गाड़ियां बनाती है। मेरे पास खुद फोर्ड है, 2014 की मैं खरीदी थी मैंने। तो मतलब अगर आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, ड्राइविंग प्लेजर है आपके मन में, तो आपको फोर्ड चलाने में मजा आता है। पहले मतलब उसको माना जाता था कि महंगी पड़ती चलाने में, पार्ट्स ये वो, अमेरिकन कंपनी दिस दैट, बट फिर उन्होंने सानंद में और फिर चेन्नई में 2 प्लांट बनाए। अब वो प्लांट वो बंद कर रहे हैं, ऑपरेशन बंद करने जा रहे हैं वहां पे, राइट? क्योंकि एक्सपोर्ट भी यहां पे इंडिया में डेवलप करके कर रहे थे वो फोर्ड की गाड़ियां आसपास के देशों में, लेकिन अब वो ऑपरेशन चलाना पाना मुश्किल है। तो कहने का क्या मतलब है कि अब कोई ये कहे कि नहीं नहीं सरकार जो है वो ना टैक्सेस बढ़ा रही है, इतना टैक्सेस लेती है, 28% GST जाता है गाड़ियों के ऊपर। तो भाई उसमें तो और भी कंपनियां हैं जो फ्लरिश कर रही हैं, हाँ या ना? किया एक नई एंट्रेंट थी, कोरियन कंपनीज और जापानीज कंपनीज का काफी बोलबाला। जापानीज का मतलब क्या, सुजुकी ही है, मारुति सुजुकी, जिसका मार्केट शेयर इतना था। उसके बाद दूसरे नंबर पे हुंडई है, और किया भी उसी की सिस्टर कंसर्न है। तो किया मोटर्स ने भी अच्छा मार्केट कैप्चर किया कम समय के अंदर। आप देखें हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं, टाटा और महिंद्रा, इन्होंने बहुत ग्रोथ दिखाई है, मार्केट शेयर इनका इंक्रीज हुआ है काफी का, टाटा का बहुत इंक्रीज हुआ है पिछले दिनों में, क्लोज टू 10% मार्केट शेयर में पहुंच गए, गाड़ियों को बेहतर किया उन्होंने। तो वहीं पे जब कुछ कंपनियां फ्लरिश कर रही तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पॉलिसीज ऐसी हैं इसलिए इनको जाना पड़ रहा है। वो उनके क्या डिसीजंस में उनकी क्या गड़बड़ियां हुई, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में कारें ही नहीं है। 2013 में उन्होंने इको स्पोर्ट लेके आए, तब से उसी का बस फेस लिफ्ट कर रहे हैं, या फिगो लेके आए, फिगो चल गई तो उसी का बस फेस लिफ्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर उनके पोर्टफोलियो में गाड़ियां ही 3-4 हैं, और अगर मेन बात करी जाए तो इको स्पोर्ट ही सेल होती है। तो जब कंपनी इतनी बड़ी है, ग्लोबल प्रेजेंस है, तो कई बार वो इस तरह के मार्केट को उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती, और उस चक्कर में उनकी दुकान बन जाती। जनरल मोटर्स की भी कहानी यही है। तो माई पॉइंट इज व्हाट, इस तरह की आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप किसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं ना, उस प्रोफाइल का पहले KRA समझो, कि रिस्पॉन्सिबल की रिजल्ट एरियाज, की तुम्हारा रोल क्या होने वाला है, उस कंपनी की हिस्ट्री समझो, और साथ ही साथ वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उसकी भी समझ होनी चाहिए कि उस इंडस्ट्री का ओवरऑल क्या हालचाल चल रहा है। अगर उसमें ये कंपनियां हैं तो किसका क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, अब फ्यूचर आउटलुक क्या है, अगले 5 साल में आप क्या देखते हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। और इससे ये समझने की कोशिश करी जाती कि हाउ सीरियस यू आर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, फॉर दैट पर्टिकुलर पोजिशन। क्योंकि इफ यू आर रियली पैशनेट, आपको पता होगा सब। जैसे मुझे पर्सनली आई हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, मुझे ऑटोमोबाइल में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो मैं हमेशा अपडेट रहने की कोशिश करता हूं, मतलब नेचर में ही है वो। भाई अगर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज जितनी हैं, 6-7 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, तो वो कैसे काम करती हैं, यू नो, मैं उसमें इंटरेस्ट रखता हूं तो रखता हूं। तो मुझे पता रहता है, भले ही वो मेरे काम वाले एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, दैट इज माई पर्सनल इंटरेस्ट, right? I keep myself updated and that gives a kind of liberating experience to me when I drive. मुझे ड्राइविंग में मजा आता है, सपोज वो मेरे लिए एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है। तो सभी की जिंदगी में इस तरह से होता है, कुछ ना कुछ लोगों को गाना गा के होता है, गिटार बजा के होता है, यू नो। तो मेरे लिए भी वो है कि मैं चुपचाप, तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं, उसका ये तीनों एस्पेक्ट, पोजीशन, कंपनी और इंडस्ट्री की जानकारी। अगला क्या है, नो योर सेल्फ एंड बी एबल टू आर्टिकुलेट स्किल्स, स्ट्रेंथ्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड करियर गोल्स। जरा शब्द देखो, आर्टिकुलेट लिखा हुआ है, टेल नहीं लिखा है पीछे के। अब आपको समझ में आएगा पिछले जो 3-4 सेशंस हुए हैं वो क्यों हुए हैं। आपकी मिट्टी भुरभुरी की है मैंने, जमीन तैयार की है। बात समझ में आ रही है?
तो वो जमीन तैयार की गई है, क्योंकि यहां पे नो योर सेल्फ है। इंटरव्यू का मतलब तुम्हारे अंदर झांका जाएगा। तुम्हें अगर खुद ही नहीं पता है अपने बारे में, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तो क्या ही जवाब दोगे? फिर वो रटा रटाया जवाब दोगे और किसी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सो वही यहां पे लिखा है कि नो योर सेल्फ एंड बी एबल टू आर्टिकुलेट स्किल्स, स्ट्रेंथ्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड करियर गोल्स। ये सब आगे बताऊंगा अभी कि इसको आंसर करने का भी एक मेथड, एक फॉर्मूला मैं डिस्कस करता हूं। चलो बता ही देता हूं यहां पे इसी के साथ इधर। दैट इज सार है। सार का एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन एंड आर फॉर रिजल्ट। तो यहां पे लिखा है क्या कि आप अपनी स्किल्स को, स्ट्रेंथ्स को, उपलब्धियों को, करियर गोल्स को, जो भी कुछ ये सब बता रहे हैं ना, वो अगर इस फॉर्मूले पे पुट करके बताओगे तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। सार, सिचुएशन, एक्शन, रिजल्ट। अब इसका क्या मतलब है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। अब जैसे मैंने कहा कि बेटा आप अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए। अब तुमने कहीं से रटा रटाया वो बोल दिया, सर आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम ऑनेस्ट, आई एम सिंसियर, आई एम पंक्चुअल। हो सकता है तुम उसी इंटरव्यू में 9 बजे का इंटरव्यू सेट था, तुम 9:05 पे आए हो, लेकिन तुमने रटा रटाया जवाब आई एम पंक्चुअल, आई एम हार्ड वर्किंग, बकवास कर दिया तुमने। तो इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है सुनने में। लेकिन अगर आप जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, एक खास सिचुएशन में आपने क्या किया और उसका क्या रिजल्ट आया, इस तरह से अगर अपने जवाब को देते हो तो आपको शब्दों में बोलने की जरूरत नहीं है, भारी भारी शब्दों में, सामने वाले तक खुद ही जवाब पहुंच जाता है। मैं अगेन एक एग्जांपल आपके साथ लूंगा अपने एक स्टूडेंट का। ये बात 2012 की है, पंजाब की। तो वहां पे एक स्टूडेंट इस तरह का, जो पंजाब जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, मतलब पंजाबी में उसने पढ़ाई करी थी, पंजाबी स्टेट बोर्ड से, और 12वीं तक। उसके बाद उसने बी फार्म किया था, पंजाबी यूनिवर्सिटी है पटियाला में, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सो सरकारी यूनिवर्सिटी है मतलब। तो वहां से उसने बी फार्म किया, और बी फार्म करने के दौरान, जैसे जो यूनिवर्सिटीज में आपके वो चुनाव होते हैं छात्र संघ वाले, यूनिवर्सिटी की यूनियन वाले, तो उस चुनाव के दौरान भी वो पता नहीं मंत्री या अध्यक्ष इस पद पे वो रहे थे 3 साल तक। और इंटरव्यू जिसके लिए वो आए थे मेरे पास, वो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए थे, वो सब कुछ क्लियर हो गया था, फिजिकल विजिकल, वो इंटरव्यू था फाइनल, तो उसके लिए वो आए थे मेरे पास। तो उनका सवाल यही था कि सर मुझसे पूछा जाएगा वाई पुलिस सर्विस, तो मैं इसको आंसर कैसे करूंगा सर। तब मैंने उनको पूछा कि साहब अपने बारे में बताओ आप थोड़ा सा, जिससे मैं आपको गाइड कर सकूं सही तरीके से। और तभी उसने ये बातें बताई, इसीलिए मुझे अभी तक याद भी हैं। तो उसी में उसने बताया कि सर मैं जो है 3 साल तक जो है प्रेसिडेंट रहा, और मैं बच्चों में बहुत पॉपुलर था, और मैं उनकी समस्याओं को सुलझाता था, ये वो। लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन सर बी फार्म है, तो पूछेंगे इस फार्मा सेक्टर में क्यों नहीं गए, ये वो। तो मैंने फिर उनको समझाना शुरू किया कि भाई आप अगर फार्मा सेक्टर में काम कर रहे होते, मान लो बद्दी है पास में, हिमाचल चले जाते आप, सोलन, ये सब बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो आप मान लो R&D में चले गए, या इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, दिस दैट, आप कहीं पहुंच गए उसमें, तो भी आपके सर्विस का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। ठीक है, आप एक लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन यहां पे पुलिस सर्विस के अंदर आप लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू लव टू हेल्प आउट द पीपल। अब तुम बोलो सर आई लव टू हेल्प आउट द पीपल, मुझे उनकी प्रॉब्लम सुलझाने बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूं। उस बच्चे का इतिहास है वो। मैं कहा तुम एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए, ठीक है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए, गांव के स्कूल से तुमने पढ़ाई की, फिर तुम शहर आए, पटियाला शहर में आए, यहां बहुत सारे कॉन्वेंट के बच्चे भी तुम्हारे साथ थे, लेकिन तुम्हारा व्यवहार इस तरह का था, बिहेवियर इस तरह का था कि तुम उनके बीच में पॉपुलर थे, तुम उनकी समस्याओं को लेके जाते थे, और मतलब उन समस्याओं को सॉल्व करते थे, तभी तुम पॉपुलर थे। तुम पीपल स्किल्स में अच्छे हो, कोऑर्डिनेशन स्किल्स में अच्छे हो, राइट, लीडरशिप स्किल्स है तुम्हारे अंदर, तुम लोगों की हेल्प करते हो, तभी तुम लगातार 3 साल तक रहे यहां पे। और एक पुलिस सर्विस में इसी की जरूरत है, एक ऐसा आदमी जो ग्राउंडेड है, जो नब्ज जानता है। तो आप 17 साल तक ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहे,
आप उस लेवल पे भी रिलेट कर लेंगे। आपकी पढ़ाई 4 साल एक शहरी वातावरण में हुई और उन लोगों में भी आप पॉपुलर थे, यानी उनके साथ भी आप घुल मिल अच्छे से सकते हैं और आपके नेचर में है ये कि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर, तो जाहिर तौर पे ये सर्विस आपको बेहतर मौका देगी उसको सर्व करने के लिए। उसने वो जवाब दिया और वो सेलेक्ट हुआ। ऐसे एक आईबी में बच्चा सेलेक्ट हुआ था, यूपी बोर्ड का, राम स्वरूप कॉलेज है ना, या लखनऊ के आसपास, वहां से उसने इंजीनियरिंग करी थी और 4 साल का 3 साढ़े 3 4 साल का वर्क एक्स था उसका, और उसके बाद आईबी का उसने एग्जाम क्लियर किया, तो उसके साथ भी ऐसे ही हाल था। एक बच्चा ऐसा था जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो 4 साल तक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अपने स्कूल का क्रिकेट टीम का कैप्टन था। तो उससे तो ये लगता था कि मैं सबसे नकारा नालायक किस्म का इंसान हूं, तो मैं क्या ही बोलूंगा मेरे स्ट्रेंथ में। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा तुम यार क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है कि 11 लोगों का बेहतर इस्तेमाल किस तरीके से करना है, किसको बॉलिंग पे लगाना है, किसको फील्डिंग पे लगाना है। यू हैव फैंटास्टिक कोऑर्डिनेशन स्किल्स, यू हैव फैंटास्टिक इंटरपर्सनल स्किल्स, यू हैव फैंटास्टिक लीडरशिप स्किल्स। एंड यही तो चाहिए मार्केट में, यही तो चाहिए, बिकॉज एवरीवेयर वेर एवर यू आर वर्किंग विद पीपल, एंड इफ यू आर गुड विद पीपल स्किल्स यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड। तो तुम्हारे अंदर तो वो सारी चीजें हैं। तो कहा सर आपने पहली बार मुझे मेरी नजर में इज्जत से देखने लायक बनाया है, मुझे तो जिंदगी भर गालियां ही खानी पड़ी कि मुझे लगता था मैं नकारा नालायक ही हूं, तो मैंने उसकी नजर में उसकी इज्जत बढ़ाई। तो कहने का क्या मतलब है कि वैसे वो शायद लीडरशिप बोले फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसने एग्जाम्पल दे दिया कि भाई मैं 4 साल तक क्रिकेट टीम का कैप्टन था, 4 साल तभी रहोगे जब तुम्हारी एक्सेप्टेंस रहेगी। वहां कोई स्कूल कॉलेज में वो वाला चल तो रहा नहीं है कि नहीं किसी के साथ कोई लिंक है तुम्हारा और जैक है और जिसकी वजह से तुम हो गए। भाई परफॉर्म करोगे स्कूल के दिनों में तभी होगा, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए तुम्हारी, अच्छा खेलोगे, ऑलराउंडर टाइप होगे, दिमाग अच्छा होगा, तभी रहोगे। तो ये सारे ट्रेट्स हैं तुम्हारे अंदर। तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। आप मान लीजिए आप अपने स्कूल की कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहे, इतनी सारी सोसाइटीज होती हैं कॉलेज में भी, स्कूल में नहीं कॉलेज में ज्यादा होती हैं, ड्रामेटिक सोसाइटी ये है वो है। तो आप अगर मान लो उसके कोऑर्डिनेटर हो, तो ये खुद ही बता रहा है कि यू आर गुड इन पीपल स्किल्स, राइट, आप उन चीजों में अच्छे हैं। तो इस चीज का इस्तेमाल आप अपने आंसर्स में कर सकते हैं, ठीक है, कि सर दिस वॉज द सिचुएशन एंड एवरीवन वाज एब्सोल्युटली हैफ्जर्ड, दे डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड मैंने ये ऐसा एक्शन लिया, इस तरह से मैंने रिस्पॉन्स दिया और फिर हम सफल हुए, राइट, हमें सफलता मिली। तो जब आप ये बताएं, और इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला, इट विल टेक हार्डली 40 सेकेंड 45 सेकेंड्स 1 मिनट, एंड दैट स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट्स एंगेजिंग द अदर पार्टी एज वेल। वो भी सुनना चाहते हैं ना कुछ, वो भी वो रटा रटाया जवाब सुन के बोर हो चुके हैं, तो उनका ध्यान भी तुम आकर्षित कर पाते हो पैनल का। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिए, सार निचोड़ है ये, ऐसा फॉर्मूला बनाया मैंने आपके लिए। तो ये सिचुएशन थी, ये एक्शन था, ये रिजल्ट था। मैंने सिचुएशन को इसीलिए प्रॉब्लम नहीं लिखा, क्योंकि कोई नाम क्यों देना, वो प्रॉब्लम था, चैलेंज था, अपॉर्चुनिटी थी, दैट इज अप टू यू। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज ऑफ सिचुएशंस। So in this situation, I took this set of action and this was the result what I got. And this result simply reflects that I have these skill sets. You need not tell those skill sets. Now the other party will understand कि तुम्हारे अंदर क्या skills हैं। अब तुम्हें वो बड़े बड़े शब्द नहीं बोलने पड़ेंगे। Prepare necessary materials, copies of resume, references, portfolio, pen, palm, ये सब जो तुम्हारा पूरा फाइल होता है। And ask for directions and where to park, ये सब चीजें। ये नहीं जा करके कि वहीं पे आप हैब्जर्ड हैं, इंटरव्यू देने जाना है, गाड़ी में पसीना हो रहा है, बैठे हुए और कहाँ है ये वो, तो आप परेशान हैं, पजल्ड हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि भाई ऐसी गलतियां वहां पे ना हो। हर जगह ऑब्जर्व किया था, कैमरे लगे हुए हैं, गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, हैब्जर्ड दिखाई दे रहा हो, तो शुरुआती इंप्रेशन ही गड़बड़ हो जाता है। तो भाई अभी तो हम सिर्फ यहां तक पहुंचे, अभी काफी कुछ ज्ञान बाकी है इसमें, कल बाकियों की चर्चा करेंगे। एंड आई होप सो इतनी भी चर्चा से यू गॉट टू लर्न अ लॉट, ठीक है। चलिए, सत्यप्रकाश कह रहे हैं उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उनसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या तुमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया है, और इन्होंने कह दिया नो, और इनको रिजेक्ट कर दिया। चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि लंबा इंटरव्यू हो तो सिलेक्शन होता है, छोटा है तो सिलेक्शन होता है, कब रिजेक्शन होता है। बहुत सारे हमारे मिथ्स भी हैं, तो पहले ही थोड़ा फंडामेंटल सीखो, फिर इन मिथ्स की भी चर्चा करेंगे। ये बहुत मजेदार सेशन होने वाला है इंटरव्यू जीडी। ये इस लेवल पे तभी पहुंचा जब पीछे की हमने थोड़ी जमीन बुरबुरी कर ली,
अब ये साइकोलॉजी, इस पे तो लंबा लंबा सेशन, मुझे याद है मैं 4 4 घंटे 5 5 घंटे की नॉन स्टॉप वर्कशॉप लेता था एक एक टॉपिक के ऊपर, सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर। चल रही है, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवालों को आंसर कर रहा हूँ कि क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है। तो ये बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है, और इन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे जहां भी हैं, सफल होंगे। चलिए मुलाकात करते हैं कल और इसके आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।